हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम स्मित गुप्ता और हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थी का जैसा कि हर एक मंथ आप लोग का ऑफलाइन क्लासेस में एग्जाम होता है, तो इस अक्टूबर मंथ का भी एग्जाम हो चुका है। यदि आप टेस्ट दिए हैं तो अभी पेपर डिस्कस हो रहा है। आप एक एक क्वेश्चन मिला लेके अब कितना सही है कितना गलत है। यदि आप टेस्ट में उपस्थित नहीं थे तो अभी पेपर देखिए, पेपर आगे ट्राई कर लीजिए। ट्राई करने के बाद मिलाइए आपको कितना सही है कितना गलत है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग जो भी बनाए होंगे सब सही होगा, या जो भी गलती होगा वो सब सुधार लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो शुरू में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक किसका क्वेश्चन दिया गया है? केमिस्ट्री का है। फिर उसके बाद से क्या मिलेगा? मैथ का क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद से फिजिक्स, उसके बाद से अन्य सब्जेक्ट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। लिखा है फिनकेल्स्टीन अभिक्रिया में प्रयुक्त विलायक है। तो हम लोग पढ़े थे फिनकेल्स्टीन अभिक्रिया में विलायक क्या होता है? एसीटोन होता है। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, एसिटिक। अगला क्वेश्चन, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी है? तो सबसे मीठा प्राकृतिक शर्करा क्या होता है? फ्रुक्टोज होता है। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, स्वार्ट्स अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकर्मक है। स्वार्ट्स अभिक्रिया में क्या बनता है? फ्लोरोएल्केन बनता है। तो फ्लोरोएल्केन बनाने के लिए हम लोग ऐसा अभिकर्मक लेते हैं जिसमें फ्लोराइड हो। तो NaCl तो होगा नहीं, SbCl3 होगा नहीं। यदि यहाँ पर F रहता ना, F तो हो जाता। AgF और यहाँ जिंक, तो जिंक नहीं होगा। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, तो सी टिक। हम लोग पढ़े भी थे, AgF का भी हम लोग क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वार्ट्स अभिक्रिया का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? फ्लोरोएल्केन बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए दिया एल्कोहल बनाने के लिए, गलत। बी दिया फ्लोरोएल्केन बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर क्या है? बी, तो बी टिक कर दें। अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या होती है। अब कायरल कार्बन काउंट करना है तो इसके लिए ग्लूकोज का क्या करना होगा? स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो स्ट्रक्चर बना के काउंट कर सकते हैं, या नहीं तो हालांकि आपको याद ही होगा कितना होता है? 4। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करें? सी, 4 होता है। काउंट करना है तो कर सकते हैं। कैसे? तो ग्लूकोज, तो इसमें ग्लूकोज कौन सा ग्लूकोज? डी ग्लूकोज की एल ग्लूकोज, कुछ नहीं बोला गया, खाली ग्लूकोज बोला गया। तो कोई भी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे और काउंट कर लेंगे। तो चलिए मान लीजिए हमें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो या फिर जैसे कुछ पढ़े थे तो CH2OH, और यहाँ क्या होता है? CHO होता है। यहाँ पर OH OH H OH, OH का अपोजिट क्या होता है? H होता है। H का अपोजिट क्या होता है? OH होता है। H और H, ठीक है। अब इसमें कायरल कार्बन क्या है? तो कायरल कार्बन के लिए कितने शर्त होते हैं? 2 शर्त होता है। शर्त नंबर 1, जो कार्बन का संकरण होना चाहिए क्या होना चाहिए? sp3 होना चाहिए। और शर्त नंबर 2, जो कार्बन से अटैच चारों समूह होने चाहिए ना, सब अलग होने चाहिए। मान लीजिए A है तो ये, B है तो ये, C है तो ये, चारों क्या होने चाहिए? अलग होने चाहिए। अब यहाँ शुरू करें इस कार्बन से। इस कार्बन का संकरण तो ठीक है, sp3 है, यानी पहला शर्त फुलफिल हो रहा है। और सेकंड शर्त क्या होता है? इससे जुड़ा चारों समूह अलग होने चाहिए। बट यहाँ देखिए H2 है, तो दोनों H सेम है, ये कायरल कार्बन नहीं। यहाँ बात करें तो ये कार्बोनिल समूह होता है इसमें, यानी CH को ऐसा लिख सकते हैं COH, एल्डिहाइड को। अब ये क्या होता है? sp2 होता है। sp2 है तो पहले के कंडीशन में फेल हो गया, तो ये कायरल नहीं हो सकता है। ये वाला कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन, ये भी कायरल कार्बन। क्योंकि इस कार्बन पर देखे तो ऊपर का समूह कुछ और है, नीचे वाला कुछ और है, इधर कुछ और है, इधर कुछ और है। तो चारों के चारों समूह क्या है? अलग अलग है, यानी ये सब के सब क्या है? कायरल कार्बन। तो ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन दिख रहे हैं? 4। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, सिटी कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर, फ्रुक्टोज में कायरल कार्बन की संख्या होती है। इसके लिए आप क्या करेंगे? फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर बना काउंट कर सकते हैं। तो कितना होता है? इसमें 3 होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज किस प्रकार की शर्करा है? ऑप्शन दिया है एल्डोहेक्सोज, बी दिया कीटोहेक्सोज, सी दिया एल्डोपेंटोज, डी दिया कीटोपेंटोज। तो सबसे पहली बात, ग्लूकोज में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? एल्डिहाइड या कीटोन? एल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड यानी कौन फॉर्म में? एल्डोज है। क्या है? एल्डोज। हम लोग पढ़े थे ना मोनोसेक्राइड का वर्गीकरण, एल्डोज कीटोज। तो ये तो कब फॉर्म में एल्डोज है, तो यहाँ लिखा है एल्डोज और यहाँ भी एल्डोज, तो ये दो तो खत्म हो गया, कीटोज वाला हो गया। अब एल्डोज में क्या होगा? तो ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं, तो 6 यानी हेक्स होगा, तो हेक्सोज। तो एल्डो हेक्सोजन, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, 80 करना है। अगला क्वेश्चन, फ्रुक्टोज किस प्रकार की शर्करा है? तो फ्रुक्टोज का भी, फ्रुक्टोज में भी कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं, और इसमें कीटोन समूह होते हैं। ये क्या होता है? कीटो हेक्सोज होता है। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बीटी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, जब क्लोरोइथेन की अभिक्रिया Na से एसीटोन में की जाती है तो उत्पाद होगा। सिंपल है, क्लोरोइथेन यानी इथेन है, यानी CH3CH2 और क्लोरो आ गया। Na से अभिक्रिया कराएंगे एसीटोन की उपस्थिति में तो क्या बनेगा? तो आई यहाँ पता है, Cl यहाँ पता है, क्या बनता है? आइडो आइडो इथेन बने, क्या बनेगा? आइडो इथेन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, तो बीटी कर देंगे, आइडो इथेन। ओके। अगला क्वेश्चन, ब्रोमो इथेन प्लस Na, सूखे ईथर में, सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? तो ऊर्जा अभिक्रिया कीजिएगा। तो ऊर्जा अभिक्रिया में हम लोग क्या पढ़ते थे? जब हेलो एल्किन की अभिक्रिया सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में सोडियम से कराते हैं तो क्या होता है? उस्तर एल्केन का निर्माण होता है। यानी जिस एल्केन निर्माण होता है उसमें क्या होता है? पहला बात कि एल्केन का निर्माण होता है, यह एथिन, तो ये तो होगा नहीं।
ब्यूटेन, एथेन, प्रोपेन। ये तीनों के तीनों क्या है? ये तीनों के तीनों एल्केन है। अब ये तीनों में कौन सा होगा? तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, उच्चतर एल्केन जो बनता है उसमें कार्बन की संख्या क्या होती है? इसके तुलना में डबल होती है। इथेन है, इथेन में कितने कार्बन? 2 कार्बन, तो 2 का डबल होता है 4, तो 4 कार्बन के लिए क्या होगा? ब्यूट होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, ब्यूटेन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर फिनोल प्लस CH3 CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म और NaOH, तो बताइए क्या प्राप्त होता है? इससे क्या प्राप्त होता है? सैलिसिलिडिहाइड प्राप्त होता है। राइमंड टीमोन अभिक्रिया याद कीजिएगा, तो कहीं दिया देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया सैलिसिलिडिहाइड, इन ऑप्शन नंबर क्या होता है? सी पर राइमंड टीमोन अभिक्रिया हमने पढ़े थे। अगला सवाल यहाँ पर सोडियम फिनोऑक्साइड प्लस CO2 प्लस H2O से क्या प्राप्त होता है? तो इसमें क्या प्राप्त होता है? तो इसमें कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ जाता है, यानी कोलबे अभिक्रिया में पढ़े थे, तो इसमें सैलिसिलिक अम्ल बनता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बीटी कर दो। अगला क्वेश्चन, बेंजीन प्लस CO प्लस HCl से उत्पाद क्या मिलता है? तो जब बेंजीन की अभिक्रिया CO और HCl माने इन सभी की उपस्थिति में CO और HCl से कराते हैं तो क्या बनता है? तो एल्डिहाइड बनता है। तो बेंजीन है तो क्या बनेगा? बेंजीन एल्डिहाइड बनेगा। ये गाटरमैन कुछ अभिक्रिया हम लोग पढ़े थे, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, बीटी का। अगला सवाल, एथेन से आयोडो इथेन बनाने के लिए कौन सी अभिक्रिया प्रयुक्त है? इथेन से आयोडो इथेन। अब ध्यान से, इथेन है, हमें क्या प्राप्त करना है? आयोडो इथेन, यानी इसमें क्या करना है? आयोडीन जोड़ देना है। आयोडीन क्या करना है? जोड़ना है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है हेलोजिनेशन, बी बोल रहा है हाइड्रोजनेशन। अब इस प्रोसेस में क्या जुड़ रहा है? हेलोजन परमाणु जुड़ रहा है। हाइड्रोजन जुड़ता तो हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। बट हेलोजन जुड़ा है तो क्या बोलेंगे? हेलोजिनेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेलोजिनेशन। नाइट्रेशन, ऑक्सीकरण, तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन क्यों बोल रहे हैं? इसमें हेलोजन परमाणु पर जुड़ रहा है। अगला क्वेश्चन, क्लोरोइथेन से फ्लोरोइथेन किस अभिक्रिया द्वारा बनता है? अभी कुछ देर पहले पढ़े थे स्वार्ट्ज अभिक्रिया। तो स्वार्ट्ज अभिक्रिया में क्या होता है? क्लोरोइथेन से फ्लोरोइथेन, फ्लोरीन वाला समूह जुड़ता है। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, तो बीटी कर देंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर ब्रोमो इथेन से ब्यूटेन बनाने की अभिक्रिया कहलाती है। अच्छा, अब यहाँ ब्रोमो इथेन यानी बीआर है, इसमें क्या जोड़ना? अच्छा, इसको ब्यूटेन बनाना है। ब्यूटेन यानी क्या है? 2 कार्बन, कितना कार्बन करना है? 4 कार्बन करना है। तो कार्बन की संख्या डबल होती है। याद है, पढ़े थे सोडियम से अभिक्रिया कराती है किसकी उपस्थिति में? सूक्ष्म ईथर, ऊर्ज अभिक्रिया। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक। अगला सवाल, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाने की अभिक्रिया है। एनिलीन, तो सबसे आगे एनिलीन, तो एनिलीन को क्या करते हैं? बेंजीन डाइजोनियम लवण बदलते हैं लोग, उसके बाद हम क्लोरोबेंजीन आसानी से बना सकते हैं। तो कौन अभिक्रिया में पढ़ते लोग? तो सेंडमायर अभिक्रिया में। तो ऑप्शन नहीं बोल रहे सेंडमायर अभिक्रिया, बोल रहे राइमोन टीमन, तो राइमोन टीमन तो होगा नहीं। सी बोल रहे कोलबे, ये भी नहीं होगा। डी दिया गाटरमैन अभिक्रिया, तो सेंडमायर अभिक्रिया से भी बन सकता है, गाटरमैन से भी बन सकता है। तो फिर इन दोनों में कौन सा टिक करें? दोनों ऑप्शन सही है। तो जब दोनों विकल्प आपके सामने है तो कोई एक को सिलेक्ट करना है, जो बेहतर वो सिलेक्ट करना है। तो याद कीजिए, सेंडमायर और गाटरमैन अभिक्रिया में किसी लफ्ज ज्यादा होती है? सेंडमायर ज्यादा होती है, इसलिए आपको सेंडमायर टिक करना बेहतर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फिनोल से सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त करने की विधि। फिनोल से क्या प्राप्त? सैलिसिलिक अम्ल, तो कौन अभिक्रिया होता है? कोलबे अभिक्रिया। तो ऑप्शन ए बोल रहा है फिनकेल्स्टीन, ये तो होगा नहीं। बी बोल रहा है कोलबे अभिक्रिया, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, बी टिक कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, बेंजीन से बेंजिल डिहाइड बनाने की अभिक्रिया। अभी कुछ देर पहले मिला था, जब बेंजीन की अभिक्रिया हम किसे कराते हैं? अभी देखिए कुछ देर पहले मिला था, CO और HCl। यहाँ देखिए CO और HCl से कराते हैं तो क्या बनता है? बेंजिल डिहाइड मिलता है। तो जब बेंजीन की अभिक्रिया CO HCl से कराते हैं, बेंजिल डिहाइड बनता है। कौन सा अभिक्रिया कहलाता है? गाटरमैन कुछ अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक करो। अगला क्वेश्चन, एथिन से फॉर्मेल्डिहाइड, एथिन से फॉर्मेल्डिहाइड बनने की प्रक्रिया। ऑप्शन ए बोल रहा है ऑक्सीकरण, बी बोल रहा है अपचयन। ये नहीं बोला कि कैसे बनता है, हालांकि कैसे बनता है ये भी पढ़े थे, बहुत सारे तरीका है। तो लोग याद कीजिए, पढ़े थे ओजोनिक अपघटन कैसे होता है। यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 O3 किसकी उपस्थिति में? CCl4 की उपस्थिति में कराते हैं रिएक्शन, तो क्या बनता है? ओजोनाइड बनता है। क्या बनता है? ओजोनाइड। क्या होता है? यहाँ पर बीच में ब्रेक हो जाता है, CH2 CH2, यहाँ O, यहाँ O, यहाँ O और यहाँ O और यहाँ। ठीक है, इस बात क्या करते हैं लोग? इसके अपग्रेड जिंक और H2 से कराते हैं तो क्या बनता है? ये वाला इधर निकलता है, ये वाला इधर निकलता है, यानी क्या बनते हैं यहाँ पर? CH, और ये दोनों उत्पाद सेम होगा तो दूर ले सकते हैं। ठीक है, यानी क्या बना? फॉर्मल्डिहाइड। क्या बन गया? फॉर्मल्डिहाइड। अब सोचिए, एथिन से हमने क्या बनाया? फॉर्मल्डिहाइड बनाया। तो ये प्रक्रिया क्या हो सकती है? ऑप्शन ए बोल रहा है ऑक्सीकरण, बी बोल रहा है अपचयन, सी बोल रहा है प्रतिस्थापन, डी बोल रहा है जैव अभिक्रिया। ठीक है, चेक करता है। अब थोड़ा सोचिए, यहाँ क्या है? देखिए, तो कार्बन कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन है, बट इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन आ रहा है। तो ऑक्सीजन आते हम क्या बोल सकते हैं? इसे ऑक्सीकरण बोल सकते हैं, बट ये आंशिक ऑक्सीकरण होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, 80 कर देंगे। क्या बोलेंगे इसे? ऑक्सीकरण। क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा है? ऑक्सीकरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर, SN2 अभिक्रिया में क्या विशेषता है?
ऑप्शन ए बोला गया है एक चरणीय अभिक्रिया है, बी बोला है दो चरणीय अभिक्रिया। ध्यान देंगे तो SN2 अभिक्रिया क्या होता है, एक ही चरण में होता है। कितने चरण में होता है, एक चरण में। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए टिक कर देंगे। ये नहीं कि दो है तो दो टिक कर देंगे। ये दो का मतलब क्या हुआ, इस दो का मतलब पढ़े तो नहीं, इसका मोलेक्युलरिटी यानी आणविकता या कोटि कितना होता है, दो होता है। ठीक है, ये एक चरण में अभिक्रिया होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, फिनोल से बेंजीन प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है। हमें यहाँ पर क्या प्राप्त करना है, फिनोल। फिनोल से बेंजीन, ये फिनोल है। अब इसे बेंजीन प्राप्त करना है तो पढ़े चलो ना, जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, बेंजीन बनता है और प्लस जिंक ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो बोला इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए बोलेगा ऑक्सीकरण। क्या ये ऑक्सीकरण है, देखिए नहीं है, इसमें ऑक्सीजन परमाणु तो बट यहाँ पर गायब हो गया। तो जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन परमाणु निकल जाता है तो हम क्या बोलते हैं, अवकरण बोलते हैं। तो ऑक्सीकरण नहीं होगा। बी बोल रहा है अपचयन। जी, अवकरण या अपचयन एक ही बात होता है। ये हो सकता है, बोल रहा है डी ऑक्सीजनन, यानी ऑक्सीजन निकल रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन निकल रहा है, डी ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं। डी हेलोजिनेशन, तो हेलोजन तो नहीं निकलता, ये तो होगा नहीं। अब इन दोनों में बेहतर ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी अपचयन। तो अपचयन टिक। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन परमाणु निकल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, ब्रोमो एथेन से एथेन बनने की अभिक्रिया कहलाती है। ब्रोमो एथेन से एथेन, तो यानी यहाँ क्या देखिए बी आर है, ब्रोमो एथेन, इसे एथेन बनाना है सी से, इसमें से बी आर गायब करना है तो ऑप्शन, अच्छा बोला गया क्या कहलाती है, ऊर्ज। तो ऊर्ज अभिक्रिया तो होगा नहीं। हाइड्रोजनेशन, अब यहाँ पर बी आर हट रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, इसे हाइड्रोजनेशन बोल सकते हैं। बोले डी हाइड्रोजनेशन, डी हाइड्रोजनेशन क्या हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, ये भी हो सकता है। फिर क्या होगा नहीं, यही दो ऑप्शन में कोई भी आप टिक कर सकते हैं। तो सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा होगा, डी हाइड्रोजनेशन। क्यों, तो यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु था बट यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु क्या हो रहा है, गायब हो रहा है। हाइड्रोजनेशन बोल सकते हैं कैसे, तो सर यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु से यहाँ पर हाइड्रोजन आके अटैच हो रहा है, दोनों में कोई भी टिक कर आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, SN1 और SN2 अभिक्रिया में मुख्य अंतर किसमें होता है। ऑप्शन बोला अभिक्रिया की गति में, अभिकर्मक की मात्रा में, सी तापमान में, डी माध्यम। एक तो माध्यम भी हो सकता है, एक अभिक्रिया गति हो सकता है, बट दोनों में ज्यादा डिटरमाइनिंग कौन होता है, बेहतर कौन होता है, वो होता है अभिक्रिया की गति। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए टिक करो। अगला क्वेश्चन, रीमन टीमन अभिक्रिया, वही राइमन टीमन अभिक्रिया बात कर रहा है, कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है। राइमन टीमन से क्या प्राप्त होता है, बेंजेट सेलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है, सेलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है। और कोल्बे से क्या प्राप्त होता है, सेलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल यहाँ पर, रोजनमूड अपचयन में उत्प्रेरक होता है, क्या होता है, तो बेरियम सल्फेट यानी प्लेटिनम पर अवलंबित बेरियम सल्फेट। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए PDBSO। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। चलिए से करते हैं, सूक्ष्म कैल्शियम फॉर्मेट, तो कैल्शियम फॉर्मेट सूत्र क्या होगा, फॉर्मिक अम्ल पढ़े चलो, HCOOH, ये क्या है, फॉर्मिक अम्ल है। अब इसी के कैल्शियम लवण, इसी का हम लोग क्या बनाएंगे लोग, कैल्शियम लवण बनाएंगे लोग। तो कैल्शियम लवण कैसे बनाएंगे, तो यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, हालांकि उसके लिए CaOH का होल टू से अभिक्रिया करा सकते हैं, बट यहाँ पर ये नहीं बोला गया कि कैल्शियम फॉर्मेट कैसे बनता है, बोला गया कैल्शियम फॉर्मेट है, इसे गर्म करने पर क्या होगा। ठीक है, तो कैल्शियम फॉर्मेट सूत्र क्या होगा, यहाँ कैल्शियम लेंगे, संयुक्त से दो होता है, यहाँ क्या कर देंगे दो पर। अब इसे गर्म करें, इनसे सुख शासन करें तो क्या होगा, देखिए इसको मिसाल सकते हैं, तो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या है, तो H, और यहाँ पर क्या है Ca, और यहाँ क्या है OCH डबल बॉन्ड। ठीक है, देखिए तो COH ऐसा लिख सकते हैं। अब इसे क्या करना है, गर्म करना है। तो याद कीजिए क्या होता था इसमें, ये वाला क्या होता है, निकल जाता है। अब इधर से भी निकाल सकते हैं करके। ठीक है, तो यहाँ क्या बना, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, H है, C है, डबल बॉन्ड O है, और इसमें क्या है H, यहाँ पर आ जाएगा H। ठीक है, प्लस क्या होता है CaCO3 निकल जाता है। और ये भी पढ़े चलो, CaCO3 गर्म करने में क्या बनता है, इसे गर्म करने से क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, आप बात 10th में पढ़े होंगे। तो ऐसे लिखे या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट बन चुका है, क्या बना है, यहाँ पर कैल्शियम फॉर्मेट था, यहाँ पर क्या बन गया, तो यहाँ पर बन गया फॉर्मल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइड बना है। तो ऑप्शन देखिए क्या दिया गया, क्या प्राप्त होता है, फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर क्या होती है, तो सी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश में वायु के संपर्क में आने पर क्या बनाता है, क्या बनता है, तो क्या बनता है, फॉस्फिन गैस बनता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टिक कर। अब फॉस्फिन गैस एक विषैला गैस होता है, तो क्लोरोफॉर्म फॉस्फिन गैस न बने इसलिए इसे सुरक्षित रखने के लिए इनका भंडारण कैसे करते हैं, रंगीन बोतलों में पूरा भर कर रखते हैं। क्यों रखते हैं, पढ़े थे कि रंगीन बोतल रहे तो क्या होगा, सूर्य का प्रकाश इंटर नहीं करेगा, गहरी रंगीन बोतल। अब पूरा भर कर रखते हैं ताकि उसमें खाली जगह ना रहे, जहाँ हवा ना रहे, ताकि रिएक्शन कर पाए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा,
क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश में वायु के संपर्क में आने पर कौन सा गैस बनाता है? फॉसिल गैस बनाता है। अगला सवाल, कार्बोहाइड्रेट का मूल सूत्र है। कार्बोहाइड्रेट का मूल सूत्र है, तो कार्बोहाइड्रेट का मूल सूत्र हम लोग क्या पढ़े थे? ये तो CxH2O, ठीक है। और ये दोनों सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। मान लीजिए ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज में दोनों सेम होता है। तो कार्बोहाइड्रेट में होता है कार्बन का हाइड्रेट, कार्बन का हाइड्रेट, तो ये तो कन्फर्म है। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? 2:1 होता है। हालांकि कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे भी हैं जिनमें 2:1 नहीं है, और कुछ कार्बनिक यौगिक ऐसे भी हैं जिनमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 है, परंतु वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो इस बात हम लोग पढ़े थे। तो ये बोला गया मूल सूत्र है, ऑप्शन में आता है। तो ऑप्शन ए बोला CN, यहाँ बोला H2NO। अच्छा, यहाँ N से लिया तो मतलब यहाँ N ले और यहाँ भी N ले, तो किसको मिला सकते हैं? CN, यहाँ 2 × N क्या होगा? H2N, यहाँ O है तो ON, तो CnH2nON। एन ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 80 करो। आप ऐसे भी सोचिए, बताइए इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के परमाणुओं की माने परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या दिया था? हाइड्रोजन को परमाणु 2n है, और इसे कितना है? n। यहाँ n कॉमन होता है, n कितना है? 2:1। इसमें देखिए तो दोनों सेम है, तो 1:1 तो होता नहीं है, तो गलत हो गया। यहाँ क्या है? 2:n, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ 1:1 भी नहीं होगा। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए 80 कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, एमिनो अम्ल में कौन से 2 क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं? एमिनो अम्ल में क्या पाया जाता है? एमिन समूह पाया जाता है, और अम्ल यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह पाया जाता है। तो यहाँ बोल रहा है एक कोहल, गलत। कार्बोक्सिलिक समूह एमिन समूह, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टी कर देंगे। ओके, चलिए, तो इस तरह क्या होता है? केमिस्ट्री क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं हम मैथ क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ दिया है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2। ध्यान देंगे, सवाल में क्या पूछा गया है? cos इनवर्स -1/2। अभी हम माइनस आके डिस्टर्ब कर रहा है, तो जब cos के अंदर माइनस था, इसका फॉर्मूला क्या था? पाई माइनस, अब ये माइनस निकले तो हम कर सकते हैं cos इनवर्स 1/2, ये कितना है? पाई माइनस cos कितने का मान 1/2 होता है? तो cos कितने का मान 1/2 होता है? cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 60 डिग्री में क्या होगा? पाई/3, तो पाई/3। या 3 आ गया, कितना है? तो 3 में से यानी 2π/3, 2π/3 ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, तो सी पर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, अच्छा ये लिख दिया, साइन इनवर्स -√3/2। अब साइन के अंदर माइनस है तो माइनस से बाहर हो जाता है, तो माइनस बाहर हो गया, ये कितना हो गया यहाँ पर? एक मिनट, साइन इनवर्स √3/2, तो माइनस साइन कितना में √3/2 होता है? 60 डिग्री, 60 यानी कितना होगा? पाई/3। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, तो 60 कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, cos इनवर्स, इसको हमेशा से समझिए, cos इनवर्स 1 - x²/1 + x²। तो डायरेक्टली फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला इसका? 2 tan इनवर्स x, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टी कर देंगे। अगला सवाल, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, अच्छा यहाँ पे साइन इनवर्स -1/2 प्लस cos इनवर्स -1/2, ये अंदर वाला दोनों सेम है, तो हम पढ़ेंगे साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या होता है? पाई/2, पाई/2, बट इसमें कहीं पाई/2 दिया नहीं दिया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नॉन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ दिस। ओके, चलिए, मैं जो बोला नहीं सर इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके भी देख लीजिए, हालांकि सॉल्व करने का सकता नहीं, क्योंकि दोनों दोनों क्या है? सेम है। मान लीजिए कोई सॉल्व करते क्या होगा? तो साइन के अंदर माइनस है, तो माइनस से बाहर होता है, तो माइनस साइन कितने का मान 1/2 होता है? 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री होता है, तो 30 डिग्री बने पाई/6। cos के अंदर माइनस है, जैसे भी सकते हैं पाई माइनस cos कितने का मान 1/2 होता है? 60 डिग्री, 60 यानी पाई/3। जो सिंपलीफाई कीजिए, इसका एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा, तो हो जाएगा माइनस पाई प्लस 6 पाई, और ये कितना हो जाएगा? माइनस है तो -2 पाई, ये कितना है यहाँ पर? 6 में से 3 गया, 3π/6, यानी कितना है? पाई/2। तो सॉल्व भी करेंगे तो आंसर कितना आएगा? पाई/2, तो जो ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, नॉन ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ cot इनवर्स 10π/7। ध्यान रखिए, सवाल में दिया गया cot इनवर्स 10π/7। अब बताइए, बाहर है cot, अंदर है 10, कैंसिल तो होगा नहीं। अब इस 10 को किसी तरह cot मत लेंगे, तो क्या इसको मिसा ले सकते हैं? cot इनवर्स 10 का फॉर्मूला क्या होता है? तो tan थीटा को ले सकते हैं cot π/2 - थीटा, यानी cot 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ 10 है तो क्या ले सकते हैं इसे? cot 90 डिग्री, यानी क्या होता है? π/2, और माइनस थीटा कितना है? π/7। ओके, अभी देखिए, यहाँ cot और cot खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऐसे भी ये जो कोण आएगा क्या आएगा? फर्स्ट कोऑर्डिनेट का कोण आएगा, इसमें आपको ये देखने की जरूरत नहीं है प्रिंसिपल ब्रांच क्या है या नहीं है, ठीक है। तो cot cot खत्म, तो यहाँ कितना आ गया? π/2 माइनस π/7, इसका एलसीएम कितना आएगा? 14, तो 2 7 14, यानी 7 पाई या माइनस 2 पाई, कितना गया? 5 π/14। इन ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, तो बी टी। ओके, अगला सवाल देखते हैं। देखिए, अगला सवाल दिया गया यहाँ पर, इफ x बराबर 1/√3, देन अब देखिए, अब हमें इसका मान निकालना है, cos
cos इनवर्स x प्लस 2 sin इनवर्स x। ठीक है, इसमें x का मान दिया गया। अब देखिए इसे थोड़ा जल्दी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा इसमें अरेंजमेंट लगाते हैं। कैसे, तो हम पढ़े cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। तो यहाँ cos इनवर्स x है, ठीक है। अब बट यहाँ 2 sin इनवर्स x है, इसको हमेशा लिख सकते हैं sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स। सर इससे क्या फायदा होगा, तो इन दोनों को बदल हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2। तो यहाँ कितना हो गया cos, और यहाँ पर आ गया पाई बाई 2 प्लस sin इनवर्स x। अब देखिए cos ये अपने आप में क्या कोई ना कोई कोण होता है, तो cos पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, यानी cos 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, तो 90 प्लस समथिंग सेकेंड कोऑर्डिनेट में आएगा, और 90 पर cos है तो sin बन जाएगा sin, और सेकेंड में cos पॉजिटिव है नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है जिसमें माइनस साइन। अभी क्या है यहाँ पर देखिए, sin इनवर्स x तो sin इनवर्स x, अब यहाँ माइनस साइन साइन खत्म तो क्या आ गया x, तो हो जाएगा माइनस x। तो माइनस x का मान कितना दिया गया है 1/√3, तो यानी 1/√3, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर कह रहा है -1/√3। कोई ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस, तो dt कर दो। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया यहाँ पर, अब प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया। इफ p ऑफ a बराबर 1/2, p ऑफ a का मान दिया गया 1/2, p ऑफ b का मान दिया गया है 0, तो बोला गया p ऑफ a बाई b, तो p ऑफ a बाई b इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला है p ऑफ a इंटरसेक्शन b, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी याद कीजिए। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, बटा में p ऑफ b। अब ये p ऑफ b का मान दिया है 0, तो नीचे 0 आ रहा है, तो जब नीचे 0 आया तो ये क्या होगा, फ्रैक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, नॉट डिफाइन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। If A and B are two events such that P of A by B बराबर P of B by A, इसमें P of A by B और P of B by A बराबर है, तो एक यहाँ पे इक्वेशन मिला P of A by B बराबर P of B by A। अब इस इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है P of A इंटरसेक्शन B, अब बटा में क्या होगा, तो यहाँ बटा में B है तो P of A। इसका फॉर्मूला क्या होगा, P of A भी होगा A इंटरसेक्शन B, अब B इंटरसेक्शन A लिखे या A इंटरसेक्शन B लिखे, बातें क्या है, बट यहाँ नीचे क्या है, तो यहाँ बटा में A है तो यहाँ पाएगा P of। अब ये दोनों सेम में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिला P ऑफ B बराबर P ऑफ A, तो ये दिया है ऑप्शन नंबर डी में है, क्या करेंगे ऑप्शन नंबर डी टी को। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। इफ P ऑफ A बराबर 3/8, P ऑफ B बराबर 1/2, P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर इतना, P ऑफ A यूनियन B निकालना है, तो बताइए P ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, और इन सब का मान दिया गया, यहाँ पर रख देंगे। तो P ऑफ A का मान कितना है 3/8, P ऑफ B का मान कितना है 1/2, और माइनस P ऑफ इंटरसेक्शन B का मान कितना है 1/4। इन सब का एलसीएम कितना आएगा 8 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 3 और प्लस 2 चौक 8 है, 4 और माइनस 4 2 8, तो 2 हो जाएगा। तो कितना गया 4 3 7 7 में 2 गया 5, 5/8। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी डी। अगला सवाल, P ऑफ A डैश प्लस P ऑफ A, सिंपल है, ए का क्या है कॉम्प्लीमेंट है, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, बी टी कर दिया। अगला सवाल, इफ इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अब एक्सक्लूसिव है तो एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा फाई आएगा, क्या आएगा फाई। जब ए इंटरसेक्शन बी फाई, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 0 होगा, तो ऑप्शन देखते हैं क्या दिया, तो ऑप्शन ए बोल रहे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और पी ऑफ ए इंटू बी, ये कब होता है जब दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं तब, तो बट यहाँ पे एक्सक्लूसिव बोला इंडिपेंडेंट तो बोला नहीं, ऑप्शन नंबर ए कैंसिल। बी बोला पी ऑफ इंटरसेक्शन बी बराबर 0, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टी करो। ओके, चलिए देखिए आपको क्या मिला, पी ऑफ इंटरसेक्शन बी बराबर 0। अगला सवाल देखते हैं, इफ पी ऑफ ए बराबर 3/8, पी ऑफ बी बराबर 1/2, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4, पी ऑफ ए बाई बी, अच्छा यहाँ हम निकालना पी ऑफ ए बाई बी, तो निकालना शुरू करते हैं। तो पी ऑफ ए बाई बी का फॉर्मूला क्या होगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा पी ऑफ बी। अब इसको बनाने के लिए हमें पी ऑफ ए बाई इंटरसेक्शन बी का मान चाहिए, पी ऑफ बी का मान चाहिए। जैसे पी ऑफ बी तो दिया है 1/2, बट के वाला दिया गया है नहीं दिया गया, तो आगे हमें ये निकालना पड़ेगा। 1 मिनट, दिया गया है ना, हो गया, यहाँ पर तो मान दिया गया है, क्या दिया गया है 1/4, तो हम लिख देंगे 1/4, तो इजीली बन गया। यदि यहाँ पर दिया रहता है ए यूनियन बी, तो हमें क्या करना पड़ता है, ये निकाल कर लाना पड़ता है, बड़ी आसानी से बनते कितना है, यहाँ पर 2 दूना 4 यानी 1/2, 1/2 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी कर दिया। सही है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल दिया गया यहाँ पर, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, पी ऑफ बी बाई ए बराबर 1, देन अभी चारों विकल्प में बताना है क्या सही होगा। तो सबसे पहले जो दिया है सवाल उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जिसमें इक्वेशन क्या दिया गया है, तो पी ऑफ बी बाई ए बराबर 1,
ठीक है, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, आप बी इंटरसेक्शन ए भी लिख सकते हैं, बट बटा में क्या लिखेंगे, पी ऑफ ए बराबर 1। अब बताइए यहाँ पर पी ऑफ ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्यों बोला गया था, क्योंकि यदि इसका मान 0 होता तो ये फ्रैक्शन क्या होता, अनडिफाइन हो जाता, इसलिए बोला गया 0 नहीं होता। अब ये यहाँ से हम लिख सकते हैं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ऑफ ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसमें क्या बोला गया है, देन। अच्छा, यहाँ बोला गया बी इज द सबसेट ऑफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, बी बराबर बोला गया 5, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5। अब बताइए इसमें क्या होगा, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या गया, पी ऑफ ए आ गया, ठीक है। अब बताइए पॉसिबल कब हो पाएगा, ए इंटरसेक्शन बी और पी ऑफ ए कब पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मान लीजिए एक सेट ए है और एक सेट बी बनाना है, मान लेते हैं बी बनाते हैं, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें करना है इसको हमेशा लिख सकते हैं, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा नंबर ऑफ एस, लिख सकते हैं नंबर ऑफ ए बटा नंबर ऑफ एस, ये और ये खत्म हो गया, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और नंबर ऑफ ए बराबर होना चाहिए, जितना ए में है उतना ही ए इंटरसेक्शन बी में होना चाहिए। तो कब पॉसिबल होगा बताइए, तो बताइए इसमें ए इंटरसेक्शन बी इतना आएगा और ए इतना आएगा, तो क्या कभी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ए इंटरसेक्शन बी इतना है और पूरा ए इतना है, ये कब हो पाएगा, जब इसको थोड़ा सा और हम इधर शिफ्ट कर ले, तो मान इसको हम ऐसा बना दे, ये वाला सेट बी है और ये वाला सेट क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। अब देखिए इस स्थिति में ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या आएगा, तो दोनों में उभयनिष्ठ कौन है, ए है, ए आएगा। तो अब यानी क्या है, यहाँ ए इंटरसेक्शन बी कब बन रहा है, ए इंटरसेक्शन बी का मान ए के बराबर कब आ रहा है, जब ए क्या है, बी का सबसेट है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो हिंदी आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी टिक। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया, अ पेयर ऑफ डाइस आर रोल्ड, डाइस का एक पेयर इसे रोल कर रहे हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर ध्यान देंगे, ऑन ईच डाई, यानी दोनों डाई पर इवन प्राइम नंबर होता है। इवन प्राइम नंबर क्या होता है, मात्र एक होता है, इसका नाम क्या है, 2, माने एक ही इवन प्राइम नंबर है, 2 होता है, तो पहले का भी 2 है और दूसरा पर भी 2 है, यानी 2 का मान 2। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन आ गया, अ पेयर ऑफ डाइस आर रोल्ड, डाइस के जोड़ा को हम लोग यदि रोल करें तो 2 का मान 2 आने की प्रायिकता क्या होगा, तो बताइए रोल करने में कुल कितनी संभावनाएं बनेंगी, 36 संभावना, और 2 का मान 2 कितने बार होता है, मात्र एक बार होता है, यानी एक ही पेयर होता है 2 का मान 2 का, 1/36, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए 80 कर देंगे। अगला सवाल, इफ पी ऑफ ए बराबर 3/8, पी ऑफ बी बराबर 1/2 एंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4 हो, तो पी ऑफ बी बाई ए का मान क्या होगा, ठीक है। हमें इसमें निकालना है पी ऑफ बी बाई ए का मान, इसका फॉर्मूला क्या होगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा पी ऑफ ए, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को ही दिया है, तो दिया है 1/4, तो नहीं देंगे 1/4, पी ऑफ ए का मान 3/8, तो 3/8, कितना गया यहाँ पर 2, ये 2 ऊपर आएगा, कितना गया 2/3, तो 2/3 को ही दिया है, ऑप्शन नंबर डी में, क्या करो ऑप्शन नंबर डी टिक करो। अगला क्वेश्चन फिजिक्स का क्वेश्चन, क्वेश्चन में 46 दिया यहाँ पर, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में यदि इनपुट फ्रीक्वेंसी यानी इनपुट आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हालांकि आपको डायरेक्टली याद होगा कि पूर्ण तरंग दृष्टिकोण में क्या होता है, जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होता है क्या होता है, इनपुट का 2 गुना हो जाता है, तो जब ये 50 से क्या हो जाएगा 100 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, तो सी टिक करो। बट कैसे होता है, तो ध्यान दीजिए, तो इनपुट जो होता है करंट उस क्या होता है, कुछ ऐसा होता है, और आउटपुट क्या है, देखिए तो यहाँ पर, तो यहाँ बोला गया आउटपुट फ्रीक्वेंसी किसमें, पूर्ण तरंग, तो पूर्ण तरंग दृष्टिकोण क्या कुछ ऐसा मिलता है, तो फ्रीक्वेंसी मैंने क्या हुआ, प्रति सेकंड कितना चक्कर लगाता है। अब ध्यान दीजिए, जित ये देखिए क्या, यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर, कितना चक्कर पूरा हुआ, एक चक्कर पूरा हुआ, जितना देर में एक चक्कर लगा रहा है उतना देर में कितना चक्कर लगा, 2 चक्कर, कितना लगा रहा है, 2 चक्कर। तो हम क्या देख रहे हैं, जितना देर में एक चक्कर लगा रहा है उतना देर में 2 चक्कर लगा रहा है, इसकी आवृत्ति क्या है, इसकी तुलना में 2 गुना है, तो जब इसका आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो जाएगा 100 हर्ट्ज, ये 25 हो जाएगा 50, तो इसका 2 गुना ये वाला होगा, यानी ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर सी, तो सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, किसी परिपथ की प्रतिरोध 12 ओम, प्रतिरोध यानी क्या दिया, आर, आर का मान तो दिया है 12 ओम दिया है, फिर बोला प्रतिबाधा, क्या बोला गया, प्रतिबाधा, प्रतिबाधा जेड, जेड का मान तो दिया गया है 15 ओम दिया गया है। पावर फैक्टर क्या पूछा गया इसमें, पावर फैक्टर का मान पूछा गया है, तो पावर फैक्टर, तो बताइए पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर फैक्टर यानी cos फाई, cos फाई का फॉर्मूला क्या होता है, आर बटा जेड, आर बटा जेड, ठीक है। अब देखिए आर का मान कितना दिया है, आर का मान दिया है 12, जेड का मान दिया है 15, 12/15, 3 चौका 12, 3 5 15, तो 4/5 कहीं दिया है, तो लिख सकते हैं, तो 0.5/40, 0.8, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा बी, तो बी टिक कर दो। अगला क्वेश्चन, सवाल यहाँ पर एन टाइप और चालक में मुख्य धारावाहक होते हैं, तो एन टाइप में मुख्य धारावाहक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, टिक कर दो। पी टाइप में क्या होते हैं, होल होते हैं। अगला सवाल यहाँ पर 2 परमाणुओं के परमाणु क्रमांक का अनुपात 1:27 है, क्या दिया है, परमाणु क्रमांक का अनुपात क्या दिया है, 1:27,
उनके नाभिकीय त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? एक मिनट, परमाणु क्रमांक का अनुपात दिया है, हालांकि यह द्रव्यमान संख्या किसका होना चाहिए था? एक मिनट, सवाल में द्रव्यमान था, द्रव्यमान संख्या का अनुपात, ये क्या था? द्रव्यमान संख्या का अनुपात 1:27 है, उनकी नाभिकीय त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? तो बताइए नाभिकीय त्रिज्या, तो नाभिकीय त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है? आर बराबर आर नोट ए के पावर 1/3। ठीक है, हमें निकालना अनुपात, हमको निकालना है R1/R2। R1/R2 का फॉर्मूला क्या होगा? आर नोट ए के A1 के पावर 1/3 बटा आर नोट A2 के पावर 1/3। आर नोट कैंसिल, कितना है यहाँ पर? A1/A2 पूरा के पावर 1/3। तो A1/A2, तो A1 का मान कितना है? A1 का मान A1/A2 यानी द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात कितना है? 1:27। इसे लिख सकते हैं 1/27 या पावर 1/3। तो पावर 1/3 मैंने घनमूल निकालना है, एक घनमूल होगा 1 और 27 का घनमूल क्या होगा? 3, यानी ये वाला होगा 1:3। तो R1 अनुपात R2 यानी नाभिकीय त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? 1:3 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1 कर देंगे। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं परमाणु क्रमांक का अनुपात है, तो क्या करेंगे? तो देखिए परमाणु क्रमांक का अनुपात 1:27, मानिए इसको हाइड्रोजन मान लेते हैं, क्या होगा? 27 परमाणु संख्या किसका होता है? कोबाल्ट का होता है। फिर कोबाल्ट का द्रव्यमान लेकर चेक करना पड़ेगा, बट यहाँ पर क्वेश्चन में जो आपने टेस्ट दिया था उसमें क्या था? द्रव्यमान संख्या था। ये टाइप में एरर हुआ है कहीं, इसलिए घबराइए, बट ये द्रव्यमान संख्या तो ये वाला होगा, और सवाल में ऐसा ही आना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया क्या है? निम्नलिखित में कौन विद्युत क्षेत्र से त्वरित नहीं होता है? विद्युत क्षेत्र से त्वरित नहीं होता है, ऑप्शन ने दिया प्रोटॉन। तब देखिए त्वरित कौन नहीं होगा? जिस पर बल नहीं लगेगा। तो विद्युत क्षेत्र किस पर बल लगाता है? तो विद्युत क्षेत्र आवेश पर बल लगाता है, जिसमें आवेश का मान हो। तो प्रोटॉन पर आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता, उदासीन होता है। जब Q का मान 0, तो विद्युत बल का भी मान क्या होगा? 0 हो गया। ऑप्शन नंबर क्या? बी। जब बल 0 तो त्वरित नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का कोर किससे बना होता है? ट्रांसफार्मर जो क्रूड होता है किससे बना होता है? नर्म लोहा से बना होता है। ऑप्शन ए बोला है मुलायम लोहे से, बी बोला है कठोर लोहा से, सी बोला है तांबा, डी बोला है जस्ता। इसका आंसर क्या होगा? नरम लोहा है, मुलायम लोहा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, 80 कर देंगे। अगला क्वेश्चन, एक परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण आई बराबर दिया है 50 cos 100πt। धारा की आवृत्ति क्या निकालना? आवृत्ति न्यू का मान निकालना है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, तो हम पढ़े थे ना प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होता है? आई नॉट साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी। बट यहाँ कॉस ओमेगा टी दी है, कोई बात नहीं, कॉस ओमेगा टी। यदि से हम तुलना करें तो ओमेगा का मान क्या आएगा? तो ओमेगा का मान है 100 पाई। तो हमें ओमेगा का मान मिल गया 100 पाई, हमें निकालना है न्यू। तो न्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा बाई 2 पाई। ओमेगा बाई 2 पाई, ओमेगा का मान कितना है? 100 पाई। अब बटा में कितना है? 2 पाई, पाई पाई खत्म में कितना गया? 50, यानी इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा? 50 हर्ट्ज होगा। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, तो बीटी कर देंगे। अगला सवाल, अगला सवाल दिया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य क्षेत्र में आती है? तो लाइमन, बामर, पासन, ब्रिगेड, पूर्ण, हम पढ़े हैं लोग ना। उसमें लाइमन किस में आता है? लाइमन पराबैंगनी क्षेत्र में आता है, अल्ट्रावायलेट में आता है। और बामर किस में आता है? दृश्य क्षेत्र में आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बामर। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, दशमलव संख्या 25 को द्विआधारी में लिखने पर प्राप्त होगा। 25 है, 25 को बदलना है बाइनरी सिस्टम में। तो कैसे? 200 में से भाग करते हैं, तो 12 दूना 24 है, कितना गया? 1। 200 का 12 कट गया तो शेषफल 0। 2 3 6 कट गया 0। 2 एकम 2, और यहाँ पर नहीं कटा तो 1 आएगा। अब इसी को उल्टा करके लिख देंगे, यहाँ 1 1 0 0 1, तो 1 1 0 0 1, तो ऐसा दिखाई दे रहा है 1 1 0 0 1। ऑप्शन नंबर बी, तो बीटी कर। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है 5 ओम प्रतिरोध वाले तार में 7 वोल्ट का विभवांतर 20 मिनट तक लगाया जाता है, उत्पन्न ऊष्मा हो। अब देखिए इसमें ऊष्मा निकालना है, तो सबसे सवाल में जो इसको लिख लेते हैं 5 ओम यानी प्रतिरोध का मान कितना दिया है? 5 ओम। 7 वोल्ट यानी V का मान कितना दिया गया है? 7 वोल्ट। 20 मिनट क्या है? समय, यानी T का मान कितना दिया गया है? 20 मिनट। तो बोला गया इसमें कि ऊष्मा का मान क्या है? ऊष्मा यानी हीट निकालना है। अब देखिए इसका फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो इस बराबर पढ़ने लो आई स्क्वायर आर टी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहीं आई का मान दिया नहीं देता है, आई का मान निकाल लेंगे, या चाहते आई का मान न निकाले तो डायरेक्टली इसका फॉर्मूला हम किस रूप में लिखेंगे? जिस फॉर्मूला में भी होता है। तो देखिए इस आई स्क्वायर आर बने पावर है, इसको ऐसा लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी लिख सकते हैं। अब देखिए वी का मान इसमें कितना दिया है? 7, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा? 7 गुणे 7। अब बटा में आर, आर का मान कितना दिया है? 5 इंटू टी। अब देखिए मिनट में इसको सही मतलब सेकेंड में कितना होगा? 20 गुणे 60, इतना सेकेंड आ गया, कितना गया? 20 गुणे 60। चलिए सोल्व करते हैं, कितना गया? 5 का 20, तो कितना गया यहाँ पर? 7 7 49, 49 इंटू 6 चौका 24, कितना यहाँ पर? 9 चौका 36, 6 हासिल 3, 16 16 3 19, 9 दूना 18, 4 दूना 8 9। सही है, ये कितना यहाँ पर? 6 8 8 16 17 7 हासिल 1 9 10 1 11, और यहाँ जीरो पहले से जीरो, कितना यहाँ पर? 11।
यहाँ के 11,760 सही है। अब ये किस में आएगा, जूल में, किस में आएगा, जूल में। बट ऑप्शन में क्या दिया, ऑप्शन में सब में कैलोरी दिया है, क्या दिया, कैलोरी। इस जूल को बदलेंगे कैलोरी में, जूल को कैलोरी में कैसे बदलते हैं, यह चीज हम लोग पढ़े। चलो, एक कैलोरी में कितना जूल होता है, 4.18 जूल। इसको अप्रोक्सीमेटली हम कितना लेते हैं लोग, 4.2 जूल लेते हैं, कितना लेते हैं, 4.2। तो अब हमें बदलना है जूल को कैलोरी में, तो 4.2 से करना भाग करना होगा। तो अब यदि हम इसको 4.2 से भाग करते क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 11,760 बटा क्या करोगे 4.2। तो 4.2 है, इस पॉइंट घटाएंगे यहाँ पे जीरो बढ़ा सकते हैं। अब देखिए हमको अप्रोक्सीमेट मानते हैं, इस ऑप्शन में क्या है, बहुत दूर दूर तक फासला है और जल्दी बनाना चाहते थे क्या वैज्ञानिक संगठन बदल लेता है, बदल के बना लेंगे। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। कितना एरिया हम पर 200 करते हैं, कितना 21। चलिए 2 6 2 8 15, देखिए 300 कटेगा, तो 42 300 कटेगा, 4 2 6 6 3 से करता है, ये चेक करते हैं, 1 1 2 7 2 9 915, 300 कटेगा, तो 300 कटेगा कितना आएगा, तो 42 और ये कितना आएगा, 3 3 का 9 2 3 9 27 3 9 6, इतना आ गया। कटा दें 14 से, कितना आएगा, 14 14 8 112, यहाँ डबल जीरो कितना है, देखिए तो 2800 कैलोरी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, तो डी पर। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ दिया गया 64 समान बूंदे जिनकी धारिता 5 माइक्रोफेराइड है मिलकर बड़ी बूंद बनाती है, बड़ी बूंद की धारिता है। तो या तो इसको हमको पूरा एक्सप्लेन किया था बढ़िया से, और इसे ट्रिक भी पढ़े थे, तो चूंकि ऑब्जेक्टिव सवाल का ट्रिक से बनाना उचित रहेगा। तो क्या पढ़े थे, तो यह देखिए 64 समान बूंद मिलकर क्या होता है, बड़ा बूंद बनता है। तो बड़ा बूंद जो धारिता होगा छोटे बूंद का कितना गुना हो जाएगा, तो 64 घनमूल क्या होता है, घनमूल 4 होता है, यानी 4 गुना, कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। अब देखिए इस छोटे वाला का धारिता 5 माइक्रोफेराइड, 5 का 4 गुना कितना होगा, 5 होगा 20 माइक्रोफेराइड। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, तो सी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, किलोवाट घंटा इकाई है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, ऊर्जा का इकाई है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, तो बी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, लेंज का नियम किस संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है, किससे संबंधित है, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, तो सी कर देंगे। अगला सवाल, 50 माइक्रोफेराइड धारिता वाला संधारित्र 10 वोल्ट से आवेशित किया जाता है, संधारित्र की ऊर्जा क्या होगी। अब देखिए हम 50 माइक्रोफेराइड धारिता धारिता को लिखते हैं सी, तो सी का मान दिया है 50 माइक्रोफेराइड, 10 वोल्ट, भी का मान कितना दिया गया है 10 वोल्ट से आवेशित किया जाता है, तो संधारित्र की ऊर्जा यानी यू का मान निकालना है, यू का मान क्या होगा, ठीक है। अब के दोनों ईसाई मात्रक में है, नहीं ये तो ईसाई मात्रक, इसको भी ईसाई मात्रक में बदलेंगे। तो 50 गुणे 1 माइक्रो में क्या होता है, 10 पावर -6, ऐसा लिख सकते हैं। तो बताइए यू का फॉर्मूला क्या होता है, यू का फॉर्मूला तो 1/2 सी वी स्क्वायर, तो 1/2 सी का मान कितना है यहाँ पर, सी का मान है 50 गुणे 10 पावर -6 इंटू वी स्क्वायर, वी का मान कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर क्या होगा 100। अब देखिए कितना दिए थे, ये कितना दिए थे यहाँ पर 25, कितना गया यहाँ पर 25, ये हो गया 25 गुणे 10 के पावर, यहाँ -6 यहाँ 10 के पावर 2, तो -4, इतना जूल आंसर आ रहा है। बट ऑप्शन देखिए तो सब ऑप्शन में वैज्ञानिक संकेतन में लिखा है, इसको वैज्ञानिक संकेतन कर दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर 2.5 इंटू, जब दशमलव इधर के पावर क्या करना होगा, बड़ा करना है, 10 पावर -3 क्या होगा 10 पावर -3, तो दशमलव इधर तो पावर में बढ़ाना होता है, तो 2.5 गुणे 10 पावर -3, देखिए पावर में सब किसमें है, पावर में, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, बीटी करेंगे, ऐसा लिखा गया 2.5 गुणे 10 पावर -3, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर, एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम है, तो तार के किसी भाग से प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। एकदम सिंपल सवाल है, 1 एम्पीयर धारा, अच्छा 1 एम्पीयर धारा का मतलब क्या होता है, 1 कूलम पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितना आवेश जा रहा है, 1 कूलम आवेश जा रहा है, ठीक है। तो बोला प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या, हम इलेक्ट्रॉन की संख्या चाहिए, तो प्रति सेकंड कितना आवेश जा रहा है 1 कूलम, तो बताइए 1 कूलम आवेश की रचना करने वाले कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 10 पावर 18 होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। ये जो 18 यहाँ पर क्या है, पावर में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए इस तरह क्या होता है, हमारा जो पेपर था उसका डिस्कशन कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए, तो संदीप सर का तो खूब बढ़िया से आप लोगों ने मिला मिला के खूब बढ़िया ध्यान से देख लिया कि ना। अब तो नहीं कहो हमारा क्वेश्चन अभी देख लीजिए, हिंदी और इंग्लिश का आसान आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, हाँ हिंदी में तो केवल आपसे पाठ का नाम और लेखक का नाम और कवि का नाम पूछा गया था, और ये बिल्कुल आसान है। अंग्रेजी में भी बाबू पूरा पाठ का नाम और जो भी राइटर है याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको जो आसान दिखाई दे रही है, आपको कम से कम 20 से 30 नंबर निकल जाएगा, दोनों किताब मिला करके याद है, यानी दोनों विषय हिंदी और इंग्लिश दोनों, ओके। चलिए, और आप लोग को याद है पहले से ही, ठीक है। चलिए देखते हैं।
बातचीत निबंध के लेखक कौन है? तो हमारे बालकृष्ण भट्ट जी हैं, ऑप्शन नंबर बी। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अर्धनारीश्वर निबंध के रचयिता कौन है? राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रोज नामक रचना किनकी है? याद रखिएगा अज्ञेय जी की है। ठीक है, तो यहाँ पर ए में भी अज्ञेय दिया है और यहाँ पे पूरा नाम दिया है सचिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका सी ही टिक कीजिएगा। ठीक है, ये भी है ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी ही ठीक है। आगे देखिएगा, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो हमारे भगत सिंह जी हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिपाही की माँ कहानी के लेखक कौन है? मोहन राकेश जी हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? तो हमारे नामवर सिंह जी हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन एक डायरी है, मलिया जी ने लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कड़बक मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। छप्पय रचना किनकी है? छप्पय कौन है? छप्पय हमारे नाभादास जी ने लिखा है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और कवित हमारे भूषण जी ने लिखा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला है तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, जयशंकर प्रसाद जी किधर है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पुत्र वियोग कौन लिखी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जन जन का चेहरा एक कौन लिखे हैं? गजानन माधव मुक्ति बोस जी ने लिखा है, याद रखिएगा गजानन जन जन जन, ओके गजानन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जन जन का चेहरा एक कौन लिखे हैं? तो गजानन माधव मुक्ति बोस जी ने लिखा है। अगला है हार जीत, अशोक वाजपेयी, याद रखिएगा किधर है किधर है किधर है, हाँ हार जीत कविता के लेखक कौन है? यानी कवि कौन है? तो अशोक वाजपेयी जी हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, रघुवीर साहब जी ने कौन सा पाठ लिखा है बताइए तो? अधिनायक पाठ लिखे हैं, याद रखिएगा। अगला है रस्सी का टुकड़ा, हाँ ये वाला ध्यान रखिएगा, वो रस्सी का टुकड़ा के लेखक कौन है? जो प्रतिपूर्ति है ना वहां से है, याद रखिएगा गाइडी मोपासा ने लिखा है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लर्क की मौत अंतोन चेखो ने लिखा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और मैरिज प्रपोजल कौन लिखा है? अंतोन चेखो ने लिखा है। ठीक है, अगला है पेशगी, पेशगी रचना के लेखक कौन है? तो हेनरी लोपेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाँ अब इंग्लिश है, ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश में तो पार्ट्स में जो भी पढ़ाया गया है वहां से दिया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कॉज सोशल प्रॉब्लम्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये किस पार्ट का है? अ चाइल्ड इज बोर्न, ठीक है जर्मन गिरी का चैप्टर है, याद रखिएगा। अगला है व्हेन अ बेबी इज बोर्न इट इज एन ओकेजन ऑफ जॉय फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए एकदम उत्सव होता है। अगला है डैश इज टोल्ड बाय एन ऑन्ट, यानी चाची के द्वारा क्या कहा जाता है? रूप थोका, रूप थोका क्या होता है बताइए तो? फेरी टेल होता है, परियों की कहानी होता है। अगला है सीगा नोया इज अ डैश डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर, जापानीज थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी? आर्टिस्ट, यानी द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का सबसे मेन हीरो कौन है? ऑप्शन नंबर बी सेबी हो जाएगा। अगला है व्हाट वाज सेबीज हॉबी, सेबी का जो हॉबी था क्या था? वो कलेक्टिंग गॉड्स था और पॉलिशिंग, कलेक्ट नहीं ठीक है पॉलिशिंग गॉड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है वेयर डिड सेबी लिव? इन हार्बर टाउन, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर एक बंदरगाह क्षेत्र में रहता था। हाउ मच डिड द क्यूरियो डीलर पे फॉर सेबीज गॉड, यहाँ पे पे दिया है, याद रखिएगा। तो पे कितना किया था? तो 50 येन किया था ना पोर्टर को, जो पोर्टर था जो दरवान था उसको 50 रुपया पे किया था और ले लिया था। और कितने में लास्ट में बेचा था? 600 में उसने बेचा था क्यूरियो डीलर ने, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है बर्ट्रेंड रसेल वाज अ फिलोसोफर एंड अ मैथमेटिशियन, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला यानी कि बर्ट्रेंड रसेल जो है वो फिलोसोफर भी है और एक मैथमेटिशियन भी है। बर्ट्रेंड रसेल वाज अवार्डेड प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर, यानी कि बर्ट्रेंड रसेल को नोबेल प्राइज कब मिला था? लिटरेचर में, साहित्य में 1950 में मिला था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है होमो सेपियंस इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ ह्यूमन बींग्स, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए तेजी में मिला लीजिए लो सभी लोग और कल बताइए किनका कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, अगला है सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी फ्रेंडली, टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स अदर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अभी किस लेसन का है बताइए तो? ये है आपके आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। ठीक है,
लैंग्वेज बिगेन वेरी ग्रेजुअली, आपको क्लास में बताया गया था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द इन्वेंशन ऑफ डैश 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 वाज मोर इंपॉर्टेंट देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, याद रखिएगा। क्या है बाबू, द इन्वेंशन ऑफ डैश 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 वाज मोर इंपॉर्टेंट देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, यानी कि पशुओं को पालतू बनाने से भी ज्यादा खोज किस चीज का था, तो एग्रीकल्चर का था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला है व्हिच वाज द फर्स्ट ग्रेट स्टेप बिफोर हिस्ट्री, यानी इतिहास के पहले सबसे बड़ा कदम क्या था बताइए, तो लैंग्वेज था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है which prehistoric invention made history possible, तो राइटिंग के आने से ना बाबू प्रज्ञा हाथे से किस्सा क्या हो पाया, पॉसिबल हो पाया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड द निग्रोज टू कंटिन्यू वर्किंग विथ फेथ, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सब किताब का ही लाइन है। द बैंक ऑफ जस्टिस फॉर निग्रो इज बैंकरप्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है हु वर लैंग्वेजिंग इन द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, जो भी स्लेव्स यानी जो भी गुलाम है, जो निग्रो है, वो लोग क्या है। अगला है द कंडीशन ऑफ द निग्रोज वाज डैश डैश डैश, कैसा है, एकदम अपॉलिंग है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भयावह है। ओके, भयावह यानी बहुत खतरनाक है। इस प्रकार से हमारा वाला पूरा का पूरा खत्म होता है, आपने पूरा का पूरा मिला लिया अच्छी तरह से। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं कल क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।